नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एक वक्त था जब नौकरियों या एडमिशन में सिफारिशें चला करती थी। जो भी प्रभावी लोग होते थे वे अपने किसी करीबी को किसी तरह अंदर करा लेते थे। उस पर छुटपुट हंगामे भी होते थे और बाद में सब कुछ शांत हो जाता था। अब ये नहीं होता। अब पूरी प्रक्रिया को ही चुरा लिया जाता है। एमपी में बदनामी का ये दाग व्यापम के वक्त जो लगा तो अभी तक मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है। चाहे एडमिशन हो या नौकरी, जमकर खेल करता है एक सिंडिकेट। जब घेरा जांच एजेंसियों का बढ़ता है तो कुछ छोटे मोटे पैमाने पर लोग पकड़े जाते हैं और बड़े लोग फिर अगले खेल की तैयारियों में जुट जाते हैं। केवल एमपी नहीं, देश भर में इस सिंडिकेट ने करोड़ों लोगों के भविष्य को बर्बाद कर दिया। आलम यह है कि एक भी परीक्षा अब ऐसी नहीं बची, यूपीएससी छोड़ के, जिसे लोग शक की नजरों से ना देखते हों। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए बहुत कड़ा कानून बनाया है जिसमें ऐसे घोटाले करने वालों को आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया। अब एमपी की सरकार भी एक अध्यादेश यूपी की तरह लाने वाली है जिसमें अभी तक मिली खबरों के मुताबिक 10 साल की सजा, अग्रिम जमानत न होने देने और तगड़े आर्थिक जुर्माने का खाका बनाया जा रहा है। आज बात इसी मसले की करेंगे कि जब हमारे सूबे की पहचान धब्बे के तौर पर व्यापम बन चुका है, तब ये पेपर लीक जैसे मसलों में हम सबसे पहले क्यों नहीं जागे? कौन है ये सिंडिकेट जो बिना डरे लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं? क्या सरकारी अमले की मिलीभगत के बिना ये संभव है? ये भी कि क्यों बड़े नाम जेलों में नहीं डाले जाते, छोटे ही अक्सर पकड़े जाते हैं? और ये भी कि आने वाले विधानसभा सत्र में क्या संसद में नीट परीक्षा हंगामे जैसे आसार यहां भी बन सकते हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक मामले को लेकर एमपी में भी कड़ा कानून बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहले ही ऐसे मामले के दोषियों के लिए आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने के प्रावधान वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। पेपर लीक मामले में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर कंबाइंड रूप से आता है। यहां भी व्यापम घोटाले के बाद ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। एडमिशन और नौकरी दोनों में हमारे यहां बहुत से घोटाले समय समय पर सामने आते रहते हैं। कुछ कार्रवाइयां भी होती हैं, लेकिन उससे इस गिरोह को कोई फर्क अब तक तो पड़ता दिखा नहीं। पेपर लीक में लिप्त व्यक्ति की संपत्ति भी सरकार अटैच कर लेगी। अब जो नया कानून बनेगा उसके मुताबिक इस एक्ट का प्रारूप करीब करीब फाइनल है। इसे जांच के लिए विधि विभाग को भेजा गया है। बताया जाता है कि सरकार की मंशा थी कि इस कानून को विधानसभा के इसी सत्र में लाया जाए, लेकिन अब इसे अध्यादेश के जरिए सत्र के बाद लागू किया जा सकता। लगातार पेपर लीक जिस प्रकार के कांग्रेस की सरकारों में होते रहे हैं और जो माफिया पनपा हुआ है और जिस प्रकार से ये काम करता उसको ध्वस्त करने का काम करती रही है और आगे भी जो सख्त कानून बने उसको लेकर जो 1 जुलाई से कानून बन रहे हैं उसमें भी प्रावधान है और मध्य प्रदेश की सरकार और सख्त कानून लेकर आ रही है। और आने वाले समय में इस प्रकार के लोग जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, वो कामयाब ना हो पाए, कानून अपना काम करे, इसका प्रयास है। ये तो तय है कि विपक्ष हालिया शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इस मसले को बहुत जोर शोर से उठाएगा। नर्सिंग घोटाले को लेकर जिस तरह से सीबीआई के अधिकारी और मान्यता देने वाले अधिकारियों की भूमिका सामने आई है, उसने विपक्ष को एक बड़ा मसला दिया ही है। नीट को लेकर संसद में जैसे विपक्ष हंगामा कर रहा है, वैसा विधानसभा में भी संभावित है। ये नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का लहजा देखकर लग रहा है। उनका आरोप है कि योजनाओं और नए कानून बनाने वाले कौन हैं? वही हैं जो बल्लभ भवन में बैठे हैं। ये वही हैं जो नर्सिंग कॉलेज के नियम बनाए। क्या मंत्रियों पर गाज गिरेगी? क्या मंत्रियों पर जुर्माना होगा? जहां से गंगा बहती है आपको वहां से पानी साफ करना होगा, ये कहना है उमंग सिंगार का। ये पेपर लीक तो बात की चीज़ है कि ठीक है, उस पर 1 करोड़ का जुर्माना 10 साल, इस पर स्वागत करते हैं, लेकिन योजनाओं को नियम बनाने वाले कौन, कानून बनाने वाले कौन? जो बल्लभ भवन में बैठे जो मंत्री है, जिसमें आपने भी यार नर्सिंग कॉलेज के नियम बनाए, तो क्या इन पे 1 करोड़ का जुर्माना होगा? कानून बनाना एक बकवास है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो जहाँ से गंगा बहती है सबसे पहले वहाँ पर आपको वहाँ का पानी साफ करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि घोटाला सामान्य भ्रष्टाचार या घपले की श्रेणी में तो नहीं आता, बल्कि लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद कर देता है। और ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि सरकारी लोगों के शामिल हुए बिना इतना बड़ा घोटाला करना मुमकिन भी नहीं है।
उम्मीद की जानी चाहिए कि नए कानून बनने के बाद ऐसे अपराधों पर पूरी तरह से रोक लग सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन मेहमानों को मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं गुंजन चौक से, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है गुंजन जी का। दूसरे मेहमान है रवि परमार, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। रवि जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान हैं मृगेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मृगेंद्र जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे गुंजन जी से। क्या किस तरह का खाका होगा गुंजन जी? क्या ये मान लिया जाए कि अगर ये जो नया अध्यादेश के जरिए कानून बनाने पे गवर्नमेंट विचार कर रही है, उसके बाद फुल प्रूफ होगा, कोई भी परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे? देखिए प्रवीण जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये रिव्यू और रिफॉर्म में यकीन रखने वाली सरकार है। ये रिएक्टिव और रिकमेंडेशन पे ना चलते हुए ये प्रोएक्टिव सरकार है। और इसीलिए हमारे जिस तरह हमने देखा, डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये कानून सख्त करने की बात की है। ये 1937 का जो कानून है उसमें हम और अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, और अमेंडमेंट के साथ साथ हम बिल लेकर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऑलरेडी एक बिल पास किया है, प्रिवेंशन ऑफ एग्जामिनेशन बिल नाम से। इसके तहत क्या कार्रवाई होगी, ताकि अगर कहीं भी गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो उन गड़बड़ियों में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस दोषी पे सजा होगी, 10 साल से ऊपर की सजा होगी। पेनल्टी के रूप में एक हैवी पेनल्टी लगाने जाने की बात हो रही है कि 1 करोड़ के ऊपर की पेनल्टी लगाई जाएगी। ऐसे कई प्रावधान है। तो बेसिकली सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे भी काम कर रही है और प्यूनिटिव तौर पे भी काम कर रही है कि अगर कहीं अपराध है तो उस अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ये युवा पीढ़ी को बताना चाहती है। दूसरी ओर एक हाई लेवल कमिटी का गठन होने की बात हो रही है, ताकि उस कमिटी में ऐसे प्रबुद्ध जन हो, ताकि जो 3 लेवल पे काम करे। पहला कि एक फेयर, स्मूथ और ट्रांसपेरेंट मैनर में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो पाए। दूसरा कि डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज बन पाए कि हम कैसे डेटा को प्रोटेक्ट कर पाए। और तीसरा कि पूरी रिस्ट्रक्चरिंग पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे इस पूरे ढांचे को रिस्ट्रक्चर किया जा सके, रिफॉर्म किया जा सके, ताकि कभी भी जो गड़बड़ियां अगर पहले हुई हैं वो आगे फ्यूचर में ना हो, और अगर होती है तो अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो युवा पीढ़ी है, ये एक सशक्त निर्माण का एक ऐसा आधार है। आपने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को कई मंचों से सुना होगा कि युवा वर्ग ही है जो आऊंगा गुंजन जी, आऊंगा। मोटी मोटी सारी बातें ले ली आप इससे जुड़े हुए। अब इन करते हैं दूसरे मेहमान रवि परमार। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन्होंने नरसिंह घोटाले वाले मसले में बहुत आगे बढ़ के और बहुत सारे फैक्ट जुटाए थे। रवि जी बताइए, क्या आपको लगता है जो कानून आएगा ये सब बिल्कुल फुल प्रूफ होगा, या फिर आपने जो आपकी फाइंडिंग क्या है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का शिक्षा तंत्र जो है वो माफिया के हवाले से चल रहा है। मध्य प्रदेश में शिक्षा जो चला रहे हैं वो माफिया चला रहे हैं, और इन शिक्षा माफिया को संरक्षण देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो वल्लभ भवन में बैठे अधिकारी। उन अधिकारियों ने इतना संरक्षण दिया कि देश की सबसे विश्वसनीय एजेंसी मध्य प्रदेश में बिक गई, जिनके लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, जिनके अधिकारी पर FIR भी हुई है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में इस कानून की बात की जा रही है, लेकिन कानून में यह कि तब गिरफ्तारी होगी, तब आरोपियों को बचाया नहीं जाएगा, तब तो कानून काम आएगा। कानून बनाने से, कानून तो पहले भी थे, अब सिर्फ कानून में संशोधन होगा। लेकिन उसके बावजूद अगर सत्ता पक्ष के लोगों को बचाया जाएगा और सिर्फ जो मोहरे बनाकर 2-4 लोगों पर दिखावे की कार्रवाई की जाएगी, तो इससे कानून से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मध्य प्रदेश में हमने देखा, नरसिंह घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला हुआ, क्या हुआ? दोषी आज बाहर घूम रहे। हमने देखा CBI ने, जो दिल्ली CBI ने 23 लोगों पर FIR दर्ज किए, उसमें से अभी 10 लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, इसलिए अभी तक उनकी गिरफ्तारी CBI द्वारा नहीं की गई। तो मतलब इससे स्पष्ट साफ है कि देश की विश्वसनीय एजेंसियां भी सत्ता पक्ष के इशारों पर काम करती है, और जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी भी सत्ता पक्ष के हिसाब से काम करेगी। तो जहां सत्ता पक्ष के नेताओं की संलिप्तता होगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता होगी, वहां स्पष्ट वो कमेटी है वो जांच नहीं करेगी। और देखा जा रहा है प्रदीप जोशी जी के लिए रिकमेंड करने वाले कौन है? RSS के लोग हैं, इन्हीं के पार्टी के लोग हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी रिकमेंड पे नहीं चलती, तो उनको अभी तक क्यों नहीं हटाया गया? NTA के चेयरमैन है, आप मानते हैं नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो तत्काल परीक्षा रद्द करनी चाहिए। मोटी मोटी बात आपके लिए आऊंगा गुंजन जी। पहले तीसरे मेहमान को करता हूं, मृगेंद्र जी को। मृगेंद्र जी, इतना बड़ा धब्बा मतलब जो हमारे माथे में लगा और किसी राज्य के माथे में पहले नहीं लगा, व्यापम जैसा मसला, बहुत सारी मौतें भी हुई, बिल्कुल देश दुनिया सब जगह चर्चित हुआ। हमें तो सबसे पहले बना लेना था ये वाला कानून, आपको नहीं लगता? देखिए, ऐसा है
प्रवीण जी, कि कानून तो बने हुए हैं, जरूर उसका पालन नहीं होता है। आप ये बताइए, व्यापम के बाद कितनी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, चाहे पटवारी भर्ती परीक्षा हो या पीएससी के लेकर भी बीच में चर्चा हुई, या और वन रक्षक में भी हुआ था, कृषि विस्तार अधिकारियों की परीक्षा की चर्चा हुई, जितनी उस जितनी भी परीक्षा, आखिर ऐसा कौन सी चीज़ है जो मध्य प्रदेश की कोई भी परीक्षा ईमानदारी से नहीं होती और हमारे प्रदेश के लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है? क्योंकि देखिए, एक तो जगह नहीं है, बहुत कम जगह निकलेंगी, फिर 3 साल 4 साल परीक्षा पेपर लीक हो गए, फिर टलता गया, फिर किसी कारणवश स्थितियाँ के इतनी खराब आखिर क्यों हैं? हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि तत्काल हुआ घटनाक्रम उसका लीपापोती करके शांत हो गए। असली जो जड़ है वहाँ तक जाना नहीं चाहते। आखिर जिन लोगों ने गड़बड़ी की उन पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? जो व्यापम में बड़े बड़े लोग बैठे थे उनकी आखिर क्या जिम्मेदारी? आप बताइए, सरकार ने क्या 58 लोग की मौत हो गई, उन बच्चों का बेचारों का क्या दोष था जिनको पुलिस ने उठा के अंदर कर दिया? एसटीएफ ने सबको अंदर कर दिया कि आप परीक्षा में बैठे थे, आपकी इनसे बातचीत हुई थी। आखिर उन माता पिता के दिल में क्या बीतता होगा जिनके बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और पता चला कि उनका किसी तरह परीक्षा दिए और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, और जो लोग पैसे देकर पेपर लीक कर देते हैं उनके बच्चों का हो रहा। हम व्यवस्था ठीक नहीं करना चाहते, हम जनता को क्यों दोषी दें? हम व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं करते? अब जिसके माता पिता ने बात करें व्यापम घोटाले, किसी के बच्चा 18 घंटे 20 घंटे पढ़ाई कर रहा है लेकिन फिर भी उसका नहीं हो रहा क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं या पेपर बताए कापियाँ सॉल्व की जा रही। तो आखिर पिता क्या करे? हर पिता माता की इच्छा होती है कि उसका बेटा अच्छी से अच्छी पढ़ाई करे, अच्छे से अच्छे जॉब मिले और ऊंची जगह जाए। जब अपनी व्यवस्था इतनी खराब है, मजबूर होकर करता है, तो अपन उसको जो करता है उस पर कार्रवाई उतना नहीं करेंगे जितना उन पर जितना बच्चे, उनके माता पिता सबको एक साथ अंदर कर दिए। क्या ये उचित है इस लोकतंत्र में? हम अपनी व्यवस्था को सबसे पहले सुधारना चाहिए। अब नर्सिंग घोटाले की बात कर लीजिए, कॉलेजों की क्या स्थिति है? अब ये बताइए, 4 साल से बच्चों को परीक्षा नहीं हो रहा, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। अभी टाइम टेबल जारी हुआ है परीक्षा का, लेकिन 4 साल से 20-21 का परीक्षाएं नहीं हुई। बच्चों का भविष्य क्या हुआ 4 साल? आखिर उन बच्चों की गलती क्या है? ऐसे खराब कॉलेज हैं, आप एडमिशन दे रहे हो, सरकार व्यवस्था, तो उसमें बच्चों की गलती तो है नहीं। गलती जिन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? जवाब ले लेते हैं गुंजन जी के पास। गुंजन जी, मृगेन जी भी कमोबेश उसी लाइन पे बात कर रहे हैं जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कही कि भाई पहले आपको वो जहां से गंगोत्री है, जहां से निकल रही है, उसकी सफाई की जरूरत है। आप देखिए, व्यापम के बाद हमसे, मतलब बाकी राज्यों की तुलना से, हम जब मैं उच्चारित कर रहा हूं तो मैं मध्य प्रदेश के बारे में बोल रहा हूं, तो हमसे ज्यादा अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी की उम्मीद की जानी चाहिए थी कि हम इतना बड़ा धब्बा, इतना बड़ा मामला हम देख चुके थे, तो ज्यादा सतर्क रहें। जबकि उसके बावजूद हर परीक्षा संदिग्ध हो गई एमपी की। ये नहीं लगता आपको कि पूरे सूबे की बदनामी है इसमें? देखिए प्रवीण जी, जब भी कोई अच्छा कदम उठाने की सरकार कोशिश करती है तो उसको तो पहले सहयोग करना होगा, उसको वेलकम करना होगा। लेकिन कांग्रेस सिर्फ युवाओं को एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करके अपनी राजनीति को भुनाने की कोशिश कर रही है। अभी हमने रवि परमार जी को भी सुना, हमने उनके नेता को भी सुना, किस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया जब कानून की बात आती है। ना, नहीं, बकवास, इन शब्दों का ये उपयोग कर रहे हैं। ये कानून क्यों आ रहा है? मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार से भी ये सवाल करना चाह रही हूँ और संबोधन देना चाह रही हूँ उनकी बात का। मैं समझती हूँ, हम भी इसी प्रदेश के वासी हैं, हम समझते हैं युवा पीढ़ी ही हमें एक सशक्त राष्ट्र की ओर ले जा सकती है, और इसीलिए कानून आया है। देर आया लेकिन दुरुस्त तो आया, हमें उसका स्वागत करना पड़ेगा। जो भी कमजोरियां हैं उसे दूर करने के लिए सरकार ने एक पहल की है, सख्त से सख्त कानून बनाने की पहल की, और मध्य प्रदेश ने उसकी पहल सबसे शुरुआत की है। मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहती क्योंकि संवेदनशील मुद्दा है। यूपी कर चुका है। राजनीति की बात करूं प्रवीण जी, जस्ट मुझे 1 मिनट बस दीजिए। अगर मैं राजनीति की बात करूं तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। आप अभी गूगल करिए और पेपर लीक सिर्फ डालिए, आप मत डालिए मध्य प्रदेश या किसी राज्य का नाम, आपको सबसे पहले लिंक मिलेगी गूगल पे कि पेपर लीक के मामले सबसे ज्यादा पूरे देश में राजस्थान में आए। पिछले 5 वर्षों में 25 से ऊपर मामले पहुंचे हैं जो बहुत संज्ञान लिए गए हैं। कांग्रेस की सरकार थी तब, लेकिन वहां भी गलत था, और अगर मध्य प्रदेश में है तो यहां भी गलत है। हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, ये पक्ष हो चाहे विपक्ष, ये मुद्दा ऐसा है जिसको साथ मिलके इसके सुधार के लिए आगे बढ़ना होगा, ना कि इस पर राजनीति करना होगा। ठीक बात करें, जवाब ले लेते, ठीक बात करें आप। रवि जी, इससे सहमत हूं मैं, आऊंगा गुंजन जी, आऊंगा, वक्त है अभी तो। रवि जी, इससे सहमत हूं मैं गुंजन जी की बात से, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस मामले में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई आप पहले देखो तो, मतलब क्या ला रहे हैं, कैसे होगा।
अमल कैसे होगा, और अभी जो मतलब अभी जिसका खाका तैयार हो रहा है उसका विरोध शुरू? देखिए, हमने कानून का विरोध नहीं किया। हमने कहा कि कानून ठीक है, लेकिन कार्रवाई तो होना चाहिए ना। जब पहले ही कार्रवाई नहीं होती, दोषियों को बचा लिया जाता है सत्ता द्वारा, तो सत्ता पक्ष के लोग उसमें शामिल रहते हैं, इसलिए दोषियों को बचा लिया जाता है। हमने कानून का विरोध नहीं किया। हम कह रहे हैं कि कानून लाना ठीक बात है, लेकिन उस पर अमल कितना होगा ये देखना होगा ना। जिस तरह से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पूरी तरह से नरसिंह घोटाले के दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज भी जो 111 लोगों को नोटिस जारी किया गया था सरकार ने दिखावे के लिए, उन लोगों से सीधे सीधे वल्लभ भवन में डील की जा रही है, सौदा किया जा रहा है। खुले तौर पर आपके चैनल के माध्यम से पहला खुलासा कर रहा हूं कि अधिकारियों द्वारा जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया था उनको बचाने के लिए डील की जा रही है। मतलब आपदा में भी मध्य प्रदेश में अवसर तलाशे जा रहे हैं अधिकारियों द्वारा, और चिकित्सा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस डील को, इस संरक्षण को, आज भी डीएमई में मीटिंग हुई, वहां क्या हुआ कि जिन लोगों से बात हो गई थी उनको बचाने का प्रयास किया गया, जबकि 111 लोगों को नोटिस देने की बजाय इनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए था सरकार को, और साथ में कानूनी कार्रवाई करना थी। वहीं जिसमें तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा आयुक्त थे निशांत वरवड़े, आज वो उच्च शिक्षा विभाग में चिकित्सा आयुक्त थे। क्या फर्क पड़ा उनको? वो नर्सिंग घोटाला करके यहां से निकल गए। आज जितेंद्र शुक्ला को नर्सिंग की जिम्मेदारी दी है, पैरामेडिकल की जिम्मेदारी दी, लेकिन नर्सिंग काउंसिल के अध्यक्ष तो वही थे ना उस दौरान। तो इन लोगों पर कार्रवाई नहीं, सिर्फ नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रारों को मोहरा बना दिया। और नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार चंद्रकला दिग्विजय ने यह बात कही कि हम जब निरीक्षण करते थे तो अधिकारियों के फोन आते थे, तो हम मांग करते हैं सरकार से कि पहले उनको बुलाकर उनसे पूछताछ करनी चाहिए सीबीआई के माध्यम से, और जो जो अधिकारियों के वो नाम लेती है उनकी कॉल रिकॉर्ड पूरे जांच करना चाहिए, और उसके बाद जो मंत्री के यहां से जो फोन जाते थे उनकी भी कॉल रिकॉर्ड की जानकारी होना चाहिए। और हमारे पास तो कई ऐसी नोटशीट है जिसमें मंत्री जी ने स्पष्ट आदेशात्मक आदेश दिए कॉलेजों को मान्यता देने के लिए, नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार बनाने के लिए। और हम तो लंबे समय से 4 साल से कह रहे हैं नर्सिंग घोटाला हुआ, नर्सिंग घोटाला हुआ, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हाईकोर्ट के संज्ञान में लाए, हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए। ठीक है, एक बार मृगन जी गुण करते हैं। मृगन जी, ये बात तो बिल्कुल सही, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप बेहतर इससे बिल्कुल मुतमईन होंगे इस बात से कि अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, गवर्नमेंट से आशय मेरा गवर्नमेंट के ऑफिसर से है, गवर्नमेंट से आशय मेरा बाकी की बॉडी से है, अगर इनका इन्वॉल्वमेंट ना हो तो एक भी घोटाला नहीं हो सकता। इससे सहमत होंगे आप? बिल्कुल प्रवीण जी, मैं इस बात से सहमत हूँ। अगर सरकार चाह ले तो ना कहीं भ्रष्टाचार हो सकता, नहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती। लेकिन दिक्कत वही होती है कि जो जिनकी जिम्मेदारी होती है कि घोटाला रोके, वही अगर इन्वॉल्व हो जाएं फिर कैसे होगा। अब ये बताइए, इतना बड़ा नर्सिंग घोटाला हो गया, जो 4 डॉक्टरों की कमेटी जिनने पूरा निरीक्षण किया था, कहा कि बहुत अच्छी रिपोर्ट है, वो कौन डॉक्टरों के आज नाम देने के लिए कोई तैयार नहीं? क्यों तैयार नहीं भाई? बताओ ना डॉक्टर कौन कौन गए थे, उनको लाकर कार्रवाई करो, उनको अंदर करो, तब पता चलेगा किसके कहने पर आपने किया। तो क्यों नहीं कर रहे हैं ये काम? ये केवल दिखाने के लिए हैं। तो मैं तो कहूँगा कि कानून होना चाहिए, सख्त कानून पे कानून तभी प्रभावी होगा जब उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो। अगर हम देख देख के करेंगे, अपना आदमी इसको छोड़ दो, ये विपक्ष का आदमी इसको कर लो, ये उनका आदमी है ले लो, तब कभी भी बड़े कानून बन जाएंगे लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं होगा, तो मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य इसी तरह बर्बाद होता रहेगा। तो मैं तो कहूँगा मुख्यमंत्री जी से ऐसा कानून बनाएं कि इस तरह की जो भी गड़बड़ी कर रहे हैं, चाहे कितना बड़ा भी आदमी हो, चाहे मंत्री हो, प्रमुख सचिव हो, मुख्य सचिव हो, डायरेक्टर हो, सब पर कार्रवाई हो और सबको अंदर करें, तभी व्यवस्था में सुधार होगा। केवल नीचे वालों को हम कार्रवाई करके अगर अपनी हिस्ट्री कर लेंगे तो कुछ नहीं होने वाले, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। एक बार गुंजन जी को इन करता हूं। गुंजन जी, ये बात बिल्कुल सही है। आप देखिए कि जिस व्यक्ति के पास निरीक्षण की जिम्मेदारी थी, जो व्यक्ति अथॉरिटी था ये तय करने का कि हाँ सब कुछ ओके है, उस पर कार्रवाई नहीं, और भी जो पूरी जांच की जो कड़ी जहां जहां तक जाती थी उन पे कार्रवाई नहीं। तो मृगेन जी भी कह रहे हैं कि भाई ऐसे में अगर आप छन्नी लगा के चुनेंगे लोगों को तो फिर सवाल के सब उठते हैं आपकी तरफ भी। देखिए प्रवीण जी, जो कानून की बात हुई है, जो प्रपोज ड्राफ्ट है, उसमें एक प्रावधान ये भी है कि इसमें अगर जो भी लिप्त होगा, अगर अधिकारी होगा, जो मृगेन जी जो बात कह रहे थे, वही इस कानून में प्रपोज्ड है। अगर कितना भी सीनियर अधिकारी क्यों ना होगा, वो भी इसके घेरे में आएगा और किसी तरीके से उनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन का भी इसमें प्रावधान है कि अगर डीएसपी के नीचे रैंक वाले कोई भी इसमें इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इन चीजों को जो सामाजिक तत्व है उसको ध्यान में रखते हुए ही कानून प्रपोज किया गया है, और जो उलझने आज और दुविधाएं सरकार के सामने थी उसको दूर करने के लिए ही ये कानून आया है। कानून की जो सरकार की जो नीति और
नीयत है वो बहुत साफ है, और वो यही है कि युवाओं के साथ कहीं भी छल कपट नहीं होना चाहिए। रही बात, देखिए रवि परमार जी अभी बात कर रहे थे कि लेन देन हो रहा है, डील हो रही है। देखिए इन शब्दों का इस्तेमाल आप ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी के लिए बिना किसी तथ्य के, बिना किसी एविडेंस के जानकारी है तभी आरोप लगा रहे हैं, और आज इन आरोपों पे सुन लेते रवि जी, सुन लेते, फिर आपकी बारी वो बोलेंगे, शोर लगेगा, आपके पास आऊंगा। 15 महीने की सरकार बात पूरी करिए, 2018 में बनी थी प्रवीण जी। 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी 15 महीने के लिए कमलनाथ जी की। आप और हम सब जानते हैं कमलनाथ जी के ओएसडी का छापा पड़ा था कक्कर और मिगलानी जी के यहाँ, क्या मिला था, कितने के करोड़ों कैश रुपए बरामद हुए थे। ये तथ्य होते हैं, ये एविडेंस होता है कि उन्होंने विधानसभा को लूट का अड्डा बना के छोड़ा था मात्र 15 महीने में। लेकिन आज 6 महीने हो गए हैं, डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार को जिस तरह चला रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, सख्त कानून ला रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय जिस तरह सामने आ रहा है और स्कूल शिक्षा विभाग जिस तरह सामने आ रहा है, ये दिखा रहा है कि युवा पीढ़ी के अगर एग्जामिनेशन की जो भी गड़बड़ियां हैं उसको अब जवाब लेते हैं। अब रवि जी की तरफ चलते हैं। रवि जी वो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सब्र करिए, गवर्नमेंट जिस तरह से एक्शन आ रही। गुंजन जी पर्याप्त वक्त दिया आपको, एक बार रवि जी को करते हैं। रवि जी कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र करिए, वो जिस तरह के कानून ला रहे हैं उसके बाद बड़ा फुल प्रूफ होगा, और हो सकता है कि जब ये आ जाए कानून तो आपको उंगली उठाने का मौका ही नहीं मिले। देखिए पहले भी ऐसे कई कानून आए, सीबीआई को भी हमने देखा, देश की सबसे बड़ी निष्पक्ष जांच एजेंसी सीबीआई है, उसके लोग, उसके अधिकारी, उसके इंस्पेक्टर यहाँ मध्य प्रदेश में आकर बिक गए। करोड़ों रुपए उनके पास से रिश्वत के रूप में जब्त किए गए दिल्ली सीबीआई द्वारा। तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से शिक्षा माफिया हावी है, और ये शिक्षा माफियाओं को संरक्षण कौन देता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वहीं भारतीय वल्लभ भवन में बैठे वरिष्ठ अधिकारी, और आज भी वो अधिकारी यही काम कर रहे हैं कि अपने चुनिंदा लोगों को बचाने के लिए डील कर रहे हैं। और इसमें मैं कह रहा हूं तो गलत बुरी बात नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहां तो ये साफ तौर पर हो ही रहा ना, मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले में अभी तक सिर्फ 2 लोगों की बर्खास्ती हुई, और वो भी बर्खास्ती क्यों हुई, क्योंकि लगातार मुद्दा उठ रहा था। इसलिए ये मुद्दा 4 साल से उठ रहा है, 4 साल में आज तक सरकार ने क्यों कार्रवाई नहीं की। 6 महीने हो गए मोहन यादव जी को, आज तक उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की। दिल्ली सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद ये कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए की जा रही कि मध्य प्रदेश की सरकार भी जिंदा है, कार्रवाई कर सकती है, लेकिन उसमें दिखावे की कार्रवाई हो रही। हम कह रहे हैं 111 लोगों को आपने पाया कि ये दोषी हैं, तो इनको नोटिस देने के बजाय इनको तत्काल बर्खास्त क्यों नहीं किया, और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। मध्य प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा छात्र हैं जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई है, उनके बारे में कोई बात नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। हम पिछले 4 सालों से उनकी मांग उठा रहे हैं छात्रों की परीक्षा की, लेकिन उसका परिणाम ये होता है कि छात्रों पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, छात्रों की आवाज नहीं सुनी जाती है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। छात्रों की आवाज सुनना पड़ेगी आपको, आप पहले अपने गोर से कान लगा के जो छात्र की पीड़ा है उसको सुनिए, उसके बाद नए कानून पे काम करिए। लगातार छात्र परेशान है, और मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि जब व्यापम के माध्यम से 66,000। ठीक है, तीसरे मेहमान करूंगा, आप माफ कीजिए, तीसरे मेहमान को करूंगा, आप आऊंगा गुंजन जी, आऊंगा तीसरे मेहमान को इन करते, रवि मृगेन जी को इन करूंगा जरूर से इस पूरे मसले को लेकर। मृगेन जी ठीक है, मौजूदा सरकार का दिख भी रहा है, स्पीड भी दिख रही है नर्सिंग को लेकर भी और बाकी सबको लेकर भी। ये अगर पहले हो जाता, और दूसरी बात यह है कि जो विभाग के मंत्री क्या इतने अनजान, इतने भोले, इतने मतलब इस वाले भाव में होते हैं, गाफिल, कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि नीचे क्या चल रहा है। देखिए ये तो बहुत गलत बात है कि अगर विभाग के मुखिया, विभाग के मंत्री, विभाग के प्रमुख सचिव या विभाग के कमिश्नर को ये पता न चले कि उसके विभाग में ये चीज़ें हो रही, तो मुझे लगता है ऐसे अधिकारी को उस पोस्ट देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी क्या, देख रेख की जिम्मेदारी होती, विभाग सुचारू रूप से चले, वहाँ कहीं गड़बड़ी ना हो, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, विभागाध्यक्ष की होती है, विभाग के प्रमुख सचिव की होती है, उसके बाद फिर मंत्री की जिम्मेदारी आती है। लेकिन अगर गड़बड़ी हो रही है और सब अपना बोले मेरी जानकारी में नहीं, मेरी जानकारी, तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि जो कार्रवाई केवल नीचे तक होकर रह जाती है, अगर बड़े लोगों पर 2-4 को एक बार नाप दिया जाए तो व्यवस्थाएं अपने आप सुधर जाएंगी, क्योंकि नीचे वालों को ठीक है, एक बाबू को कर दो, आपने एक रजिस्ट्रार कर दिया, रजिस्ट्रार क्या सीनियर नर्स होती है उसको रजिस्ट्रार बना देते हैं। आपने डीएमआई पर कार्रवाई क्यों नहीं की, कितने डीएमआई अब तक हुई, किसी भी कार्रवाई नहीं हुई। जो अभी तक डायरेक्टर रहे उन पर क्यों किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कि केवल उसी नर्सिंग की जो रजिस्ट्रार थी केवल वही पर दोषी हैं, या इसके पहले जो अध्यक्ष, क्यों किसी पर कार्रवाई नहीं होती। जो सबसे बड़ा कारण है कि बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होती और छोटों पर कार्रवाई करके हर उसकी जांच की हिस्ट्री कर ली जाती है, इसीलिए व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो रहा है और लगातार गड़बड़ी हो रही है, किसी में कोई डर नहीं है।
गुंजन जी, नए कानून में तो मैंने भी पढ़ा कि भाई ये प्रावधान है, लेकिन जो अभी तक जो हो गया, जो पैरेलल जांच चल रही है, उसमें अगर आपको नहीं लगता कि बड़े लोगों पे कार्रवाई हो जाए तो एक नज़ीर बन जाएगी, बाकी के अधिकारी सतर्क हो जाएंगे कि हम भी ऐसे नप सकते हैं जैसे अमुक जी नप गए? आप सहमत हैं इस बात से? प्रवीण जी, मैं देखिए, जो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है वो हो रही है, जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है वो हो रही है। इन्वेस्टिगेशन करके जिस नतीजे पे पहुंचेंगे वहां पे बिल्कुल, चाहे कोई भी अधिकारी इसमें अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनपे कार्रवाई होगी। और एक बार नहीं, कई बार डॉक्टर मोहन यादव ने अलग अलग मंचों से ये बात को पब्लिक के सामने लेकर आए हैं और खुले मंच से कहा है, अगर कोई भी अधिकारी चाहे कितना ही सीनियर क्यों ना हो, अगर किसी भी इस तरीके के काम में विलुप्त पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और हमने देखा भी है, पहले पिछले 6 महीने में कई उन्होंने ऐसी कार्रवाई की है जो दिखा रहा है कि वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी में चलने वाली सरकार है ये। तो देखिए, जिस एक बार क्लोजिंग के लिए रवि जी के पास चलेंगे। रवि जी, आपकी क्लोजिंग रिमार्क। देखिए, जिस तरह से कार्रवाई की बात की जा रही है, मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मेडिकल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, कुलपति और सचिव परीक्षा नियंत्रक के साथ में एक बैठक करके परीक्षा की रणनीति बनाई। वो अधिकारी यही हैं जो नर्सिंग घोटाले में संलिप्त थे, जिन्होंने नर्सिंग घोटाले की उपज की। आज तक वो उस पद पर बैठे हुए हैं। हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की थी कि आप यहाँ से मेरे सामने देता। इससे ज्यादा चर्चा की बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मृगेंद्र जी की बात के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूं और उसी बात के साथ अपनी बात को भी खत्म करूंगा कि जब तक बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, बड़े मतलब तमाम प्रमुख सचिव से लेकर मंत्री तक, तब तक नज़ीर नहीं जाएगी। लोगों के सामने एक नज़ीर पेश करना होगा। जो मोहन सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है तो उन्हें इस तरह की भी नज़ीर पेश करनी होगी जिससे आने वाले दिनों में इस तरह की गड़बड़ियां ना हो। आज की चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।